अस्सलाम वालेकुम भाई। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं कि G20 जो अब पूरे वर्ल्ड में होता है वो क्यों हो रहा है और किसके कहने के वजह से G20 का नाम पहले G7 हुआ करता था। तो G7 के बाद अब G20 नाम रखा गया है। तो G7 कब स्टार्ट हुआ था और क्यों स्टार्ट हुआ था, तो चलिए आज उसी की स्टोरी देखते हैं कि कैसे G20 या G7 बना था। तरफ सिर्फ और सिर्फ G20 समिट की ही बात हो रही है। वजह क्लियर है क्योंकि इस बार की G20 समिट की मेजबानी इंडिया के पास है। कैपिटल ऑफ इंडिया मतलब कि दिल्ली के एक बड़े हिस्से को सिक्योरिटी पर्पस से न सिर्फ बंद कर दिया गया है बल्कि एक बड़े इलाके को बेहतरीन तरीके से सजाया भी गया है। और ये सजाया गया है उन मेहमानों के स्वागत के लिए कि जो हमारी दुनिया के बड़े और ताकतवर देशों से 9 और 10 तारीख को होने वाले इस समिट में हिस्सा लेने आ रहे हैं। मगर दोस्तों, ये सारी चीजें देखने के बाद और बार बार मीडिया की जबान से G20 का नाम सुनने के बाद आप में से भी ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये G20 है क्या, ये G20 करता क्या है, इसका काम क्या है और इसको कब और कैसे बनाया गया था। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम अपने इन सारे सवालों के जवाब तो जानेंगे ही, साथ ही साथ मुस्लिम दुनिया के उस मशहूर और ताकतवर बादशाह के बारे में भी जानेंगे कि जिसकी वजह से ही किसी दौर में ये G20 नाम का एक पूरा ग्रुप वजूद में आया था। आप ये कह सकते हैं कि इसी बादशाह से परेशान होकर या फिर ये कहिए कि इसी बादशाह की तरफ से बार बार नाक में दम करने की वजह से ही अमेरिका और यूरोपियन देशों को मजबूर होना पड़ा था। मजबूर होकर बहुत सारे फैसले लेने पड़े थे और फिर ही G7 या फिर G20 जैसे नाम के ये ग्रुप वजूद में आए थे। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, हमारी इस कहानी का आगाज होता है 21 अगस्त सन 1969 के दिन से, क्योंकि यही वो दिन था कि जब अचानक से पूरी ही मुस्लिम दुनिया में कोहराम मच गया था। कोहराम मचने की वजह ये थी कि मुसलमानों के लिए जो 3 सबसे पवित्र स्थल हैं उनमें से एक स्थल के जिसको मस्जिद अक्सा के नाम से जाना जाता है और जो यरूशलेम शहर में मौजूद है उसमें आग लग गई थी। बल्कि ये कहिए कि ये आग लगी नहीं थी, लगाई गई थी। लगाने वाले इंसान का नाम था डेनिस माइकल रोहन और इसका ताल्लुक था ऑस्ट्रेलिया से। उसने दरअसल ये आग उसी ऐतिहासिक और यूनिक मिंबर पर लगाई थी कि जो मिंबर पिछले 800 साल से लगातार मस्जिद अक्सा के अंदर मौजूद था। याद रहे कि ये वही मिंबर है कि जिसको किसी दौर में हजरत नूरुद्दीन जंगी ने बनवाया था इस ख्वाहिश के साथ कि जब वो सलीबियों से दोबारा इस शहर को फतह करेंगे तो वो उसके अंदर इस मिंबर को अपने हाथों से रखेंगे। मगर उनकी जिंदगी ने उनके साथ वफा न की, इसीलिए उनकी इस ख्वाहिश को बाद में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पूरा किया था। तब से लेकर लगातार 800 साल तक ये गुंबद बिल्कुल वैसे ही मस्जिद अक्सा के अंदर रखा हुआ था। मगर फिर जब 1969 में इसमें आग लगाई गई तो उसमें ये पूरी तरह से जलकर राख हो गया। तब से लेकर अब तक भी वैसे तो वहाँ पर एक मिंबर मौजूद है मगर वो असली मिंबर नहीं है बल्कि वो उसकी कॉपी मौजूद है। फिलहाल दोस्तों, 1969 में लगाई गई उस आग की वजह से सिर्फ ये मिंबर ही जलकर राख नहीं हुआ था बल्कि उस आग ने मस्जिद के दूसरे इलाकों या फिर दूसरी चीजों को भी काफी नुकसान पहुंचाया। इवन मस्जिद की छत का एक हिस्सा भी उस आग की वजह से गिर गया था। 1969 में होने वाले इस हादसे ने मुस्लिम दुनिया में एक चिंगारी का काम किया था जिसकी वजह से मुस्लिम दुनिया के सारे ही देश हरकत में आ चुके थे। शहर में भी हालात खराब हो चुके थे और वहां रहने वाले जो यहूदी और मुसलमान थे उनके बीच दंगे शुरू हो गए थे। इजरायली गवर्नमेंट ने भी जब मुस्लिम देशों को तेजी के साथ हरकत में आते हुए देखा तो उसने भी डैमेज को भरपूर तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की। उस दौर की जो प्रधानमंत्री थी उन्होंने न सिर्फ खुद अपने आप मस्जिद अक्सा का दौरा किया बल्कि साथ ही साथ उस इंसान को भी फौरन गिरफ्तार कर लिया गया कि जिसने ये आग लगाई थी। मुस्लिम देशों को भी अब ये महसूस होने लगा था कि शायद इजरायली गवर्नमेंट हमारे हरकत में आने से डर चुकी है और हमारी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं देखना चाहती है। इसीलिए अब वो गिरफ्तारी के बाद जल्द से जल्द उस इंसान को सख्त से सख्त सजा देगी। मगर दोस्तों, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं क्योंकि इजराइल की तरफ से तो कुछ वक्त के बाद ही उस इंसान को पूरी तरह से आजाद कर दिया गया। इस आजादी की खबर ने तो सारे ही मुस्लिम देशों को एक गहरा झटका दिया क्योंकि उनके लिए तो ये खबर पीठ पर छुरा घोंपने से कम नहीं थी। जहां एक तरफ सारे मुस्लिम देश ये इल्जाम लगा रहे थे कि इजराइल इस इंसान को आजाद करके इन सारी हरकतों को बढ़ावा दे रहा है और सपोर्ट कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल का ये कहना था कि इसको तो पूरे लॉ प्रोसेस के साथ आजाद किया गया है क्योंकि इस इंसान को कोर्ट ने दिमागी तौर पर बीमार पाया है। असल वजह जो भी रही हो मगर इजराइल के इस फैसले ने वो कर दिया था कि जो इजराइल कभी नहीं चाहता था, और वो था मुस्लिम देशों का किसी भी मामले पर पहली बार एकजुट होना।
نتیجے میں پہلی بار مسلمانوں کا نہ صرف ایک بڑا گروپ وجود میں آیا کہ جس کو آج کے دور میں ہم لوگ OIC کے نام سے جانتے ہیں، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ایک جنگ کا بھی آغاز ہوا کہ جس کو آج کے دور میں رمضان وار یا پھر یوم کپور وار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1973 میں اس جنگ کا آغاز اس وقت ہوا تھا کہ جب سیریا اور ایجپٹ کی فورسز نے اسرائیل کے اوپر ایک سرپرائز اٹیک کیا۔ ویسے تو ظاہری طور پر اس جنگ میں صرف سیریا اور ایجپٹ ہی تھے، مگر اگر اندرونی طور پر دیکھا جائے تو اسرائیل کے خلاف اس جنگ میں ان دونوں کو سعودی عربیہ، عراق، جارڈن، الجیریا، ٹیونیشیا، موروکو اور نہ جانے اس طرح کے کئی اور دیش سپورٹ کر رہے تھے۔ شروع کے 6-7 دن میں تو سیریا اور مصر کی فوج نے بھرپور بڑھت بنائی، مگر پھر اچانک سے وہی ہوا کہ جس کا اندیشہ سعودی عربیہ کے بادشاہ یعنی کہ شاہ فیصل کو پہلے سے ہی تھا۔ ہوا یہ کہ جب اسرائیل سیریا اور ایجپٹ کے سرپرائز اٹیک کو برداشت نہ کر سکا، ایون جب اس کے خود کے اب وجود پر بھی خطرہ منڈرانے لگا تھا، تو ہمیشہ کی طرح اس کی مدد کرنے کے لیے اس کا سب سے پرانا اور بڑا دوست یعنی کہ امریکہ اس جنگ میں کود پڑا۔ امریکہ نے باقاعدہ پورا ایک آپریشن لانچ کیا کہ جس آپریشن کے تحت نہ صرف ایڈوانس ویپن بلکہ ہر وہ چیز بھیجی گئی کہ جس کی جنگ میں اسرائیل کو ضرورت ہو سکتی تھی۔ مگر جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ سعودی عربیہ کے بادشاہ شاہ فیصل کو اس بات کا پہلے سے ہی یقین تھا کہ اگر جنگ شروع کی جاتی ہے تو ہمیشہ کی طرح امریکہ اس بار بھی اسرائیل کی سپورٹ کے لیے جنگ میں ضرور کودے گا، تو اسی لیے شاہ فیصل نے بھی اس بار پہلے سے ہی بخوبی تیاری کر رکھی تھی۔ جیسے ہی امریکہ نے جنگ میں اسرائیل کی مدد کرنا شروع کی اور وارننگ دینے کے باوجود بھی پیچھے ہٹنے سے انکار کیا، تو فائنلی شاہ فیصل نے بھی ہمت دکھاتے ہوئے وہ فیصلہ لے لیا کہ جس کے بارے میں امریکہ اور یورپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک ایسا بڑا فیصلہ کہ جس نے نہ صرف یورپ کی چیخیں نکال دیں بلکہ ہماری دنیا کی قسمت اور ہمارے دنیا کے اتہاس کو بھی پوری طرح سے بدل کر رکھ دیا۔ یہ فیصلہ تھا دراصل آئل امبارگو کا، یعنی کہ تیل بندی کا، امریکہ سمیت یورپ کے ان سارے دیشوں کی تیل بندی کا کہ جو کھلے طور پر اسرائیل کو سپورٹ کر رہے تھے۔ ویسے تو سعودی کنگ شاہ فیصل نے پہلے بھی یہ کئی بار کرنے کی کوشش کی تھی، مگر مسلم دیشوں میں ایک جٹتا نہ ہونے کے کارن وہ ایسا کبھی کر نہ سکے تھے، مگر اب کیونکہ سارے مسلم دیش ایک جٹ تھے تو اسی وجہ سے اتہاس میں پہلی بار امریکہ اور یورپ کے کچھ گنے چنے دیشوں کا تیل پوری طریقے سے بند کر دیا گیا تھا۔ دوستو، تیل بند ہوتے ہی امریکہ کے اندر نہ صرف روزمرہ کے کاروبار ٹھپ ہونا شروع ہو گئے بلکہ دنیا بھر میں جو اس کے ملٹری آپریشنز چل رہے تھے ان پر بھی گہرا اثر پڑا۔ اسپیشلی ویتنام میں جو اس کی ایک بڑی فوج موجود تھی، اس کے لیے خوراک یعنی کہ کھانا پانی اور ہتھیار بھیجنا تو امریکہ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن گیا۔ اس کے بعد تیل کی کمی کی وجہ سے اب امریکہ میں موجود ایک کے بعد ایک بڑی بڑی فیکٹریز بھی بند ہونے لگی تھیں۔ حالات ایسے بن چکے تھے کہ اب امریکہ، یورپ اور جاپان جیسے دیشوں میں تیل کی کمی کی وجہ سے گیس پمپس اور جو فیول اسٹیشن تھے ان کو بھی ویکینڈ پر بند کیا جانے لگا تھا۔ ان سارے فیول اسٹیشنز کے باہر گاڑیوں کی لمبی لمبی لائن لگنے لگی تھیں جن میں لگے ہوئے لوگوں کو اپنی باری کے لیے کئی دنوں کا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ بات تو اب اتنی بڑھ گئی تھی کہ بہت سارے یورپین دیشوں میں اب کار فری دن کا بھی اعلان کر دیا گیا تھا۔ مطلب ایسے دن منائے جانے لگے تھے کہ جس دن سارے یورپین لوگ اپنی کارز کو روڈ کے سائیڈ میں کھڑی کر دیا کرتے تھے اور گھوڑوں وغیرہ سے سفر کیا کرتے تھے۔ ضرورت کے لیے بھی تیل نہ مل پانے کی وجہ سے اب لوگ گھروں میں بھی لکڑیاں جلانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ آئل شارٹیج کی وجہ سے اب اس کی چوری کے معاملات بھی اتنی زیادہ بڑھ گئے تھے کہ لوگوں کو اب اپنی گاڑیوں کی اور فیول اسٹیشن کی ہتھیاروں کے ذریعے سے حفاظت کرنا پڑ رہی تھی، یعنی لوگ اسلحے لے کر اس کی نگرانی کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ اس تیل بندی کو بہت سارے علاقوں میں مذہبی طور پر بھی استعمال کیا جانے لگا۔ مطلب یورپ کے بہت سارے علاقوں میں لوگوں کو یہ سمجھایا جانے لگا کہ ایسے حالات میں آپ صرف اپنے خدا کو یاد کریں کیونکہ اب وہی ہم کو اس مصیبت سے بچا سکتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، یورپ میں کچھ پیٹرول پمپس کو یعنی کہ کچھ فیول اسٹیشنز کو تو ٹیمپریری چرچ بھی بنا دیا گیا تھا۔ لوگوں نے وہاں پر مذہبی چیزوں کو رکھ دیا تھا یا پھر مذہبی چیزوں کو چپکا دیا تھا۔ ایک گیس کے پمپ پر تو یہاں تک لکھ دیا گیا تھا کہ آپ لوگ گیس کی بجائے اپنے جسم کو پاکیزہ روح سے بھر لیں۔ فی الحال آسان بھاشا میں آپ لوگ یہ سمجھیے کہ اس تیل بندی نے دیکھتے ہی دیکھتے صرف کچھ دنوں کے اندر ہی امریکہ کی لگ بھگ 2.5 یعنی کہ 2.5% اکانومی کو پوری طرح سے برباد کر دیا۔ امریکہ کی گورنمنٹ کو بہت جلد ہی بڑے بڑے فیصلے لینا پڑے۔ انہوں نے گھروں کے لیے اور فیکٹریز کے یوز کے لیے تیل کی بڑی کٹوتی کی۔ اتنا ہی نہیں، 1973 میں تو امریکہ میں کرسمس بھی ایسے منایا گیا تھا کہ مانو کرسمس ہے ہی نہیں۔ گھروں پر لوگوں نے نہ تو سجاوٹ کی تھی اور نہ ہی سڑکوں پر لوگ جگمگاتے
बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि इस क्रिसमस पर वहाँ की गवर्नमेंट ने लाइटिंग वगैरह पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा रखी थी। जाहिर है जब अमेरिका और यूरोप में इतने बुरे और खतरनाक हालात हो चुके थे तो अमेरिका भी भला खामोश बैठने वाला नहीं था। उसने फौरन शाह फैसल को धमकियां देना शुरू कर दी। उसने धमकी दी कि अगर शाह फैसल ने ये ऑयल एम्बार्गो खत्म नहीं किया तो फिर अमेरिका न सिर्फ सऊदी अरबिया के कुओं पर बमबारी करेगा बल्कि उन पर कब्जा कर लेगा। मगर दोस्तों दूसरी तरफ से शाह फैसल ने वो जवाब दिया कि जिसके बारे में अमेरिका ने कभी सोचा भी नहीं था। शाह फैसल ने कहा कि तुम तो वो अमेरिकी लोग हो कि जो तेल के बगैर अपनी जिंदगी इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, मगर हम कहाँ, हम तो वो रेगिस्तानी लोग हैं कि जो अभी कुछ वक्त पहले तक खजूर और ऊँटनी के दूध पर गुजारा कर लिया करते थे। इसीलिए हमको दोबारा अपनी उस जिंदगी की तरफ पलटने में कोई परेशानी नहीं है। मतलब सऊदी अरबिया की तरफ से मैसेज क्लियर था कि वो इस बार किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है और वो जो फैसला ले चुका है वो उससे हरगिज पीछे नहीं हटेगा। दूसरी तरफ अमेरिका भी इतनी सारी परेशानियां झेलने के बावजूद भी इजराइल को बीच में छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसने इजराइल की मदद करने के लिए जो ऑपरेशन लॉन्च कर रखा था वो उस ऑपरेशन के जरिए से इजराइल की हर मुमकिन मदद करता रहा, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो इजराइल के जो जंग के शुरू में न सिर्फ हार की लकीर पर आकर खड़ा हो गया था बल्कि उसके वजूद पर भी खतरा मंडराने लगा था। अब उस इजराइल ने अमेरिका की मदद से जंग में वापसी करना शुरू कर दी। कुछ दिनों तक तो ये जंग चलती रही, मगर फिर जब हालात ज्यादा खराब होने लगे तो उस दौर में अमेरिका के अलावा भी दुनिया की जो एक बड़ी ताकत हुआ करती थी यानी कि यूएसएसआर, उसने अरब देशों की तरफ से अमेरिका को इस जंग में कूदने की धमकियां देना शुरू कर दी। अमेरिका ने देखा कि जब यूएसएसआर भी इस जंग में कूदने की धमकियां दे रहा है और साथ ही साथ तेल बंदी से तो अमेरिका पहले से ही परेशान था, तो फिर अमेरिका ने भी अब इस जंग को रोकने में कोशिशें करना शुरू कर दी। और फाइनली अमेरिका की कोशिशों के बलबूते पर ही 25-26 अक्टूबर के करीब जाकर ये जंग खत्म हो गई थी। जंग तो खत्म हो गई थी मगर अमेरिका और यूरोपियन देशों पे शाह फैसल की तरफ से जो तेलबंदी की गई थी वो जंग खत्म होने के बाद भी 1 साल तक जारी रही थी और फाइनली 1974 में जाकर ये ऑयल एम्बार्गो खत्म किया गया था। दोस्तों वैसे तो अब जंग भी खत्म हो चुकी थी और 1974 में फाइनली तेलबंदी भी खत्म हो चुकी थी, मगर अगर कुछ खत्म नहीं हुआ था तो वो असर कि जो तेलबंदी की वजह से इन सारे देशों पर पड़ चुका था। इनकी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा बुरी तरह से बर्बाद हो चुका था, इन्फ्लेशन भी बिल्कुल पीक पर पहुंच चुका था। इसीलिए अब फाइनली अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए और अपने देश में दोबारा पहले जैसे हालात करने के लिए इन सारे देशों ने ये फैसला किया कि हमको अब सारे फैसले मिलजुल कर लेने होंगे, यानी सारे काम मशवरे से ही करने होंगे। इसीलिए इन सारे देशों के बड़े बड़े लीडर्स ने एक दूसरे से मिलना शुरू किया और इस तरह से मीटिंग होना शुरू हो गई। ऑफिशियली सबसे पहले 1975 में अमेरिका के अंदर एक मीटिंग हुई थी कि जिसके अंदर 6 देश शामिल थे, जिनमें एक अमेरिका था, यूके था, इटली था, जापान था, जर्मनी था और फ्रांस था। इस तरह से हम लोग इसको G6 की मीटिंग कह सकते हैं। मगर फिर अगले साल ही इस ग्रुप को कनाडा ने भी ज्वाइन कर लिया, तो इसीलिए अब ये G7 बन चुका था। याद रहे कि ये वही G7 ग्रुप है कि जिसके बारे में आजकल भी हम लोग खूब सुनते रहते हैं। बाद में इसी G7 से ही इंस्पायर होकर वो G20 भी बना कि जिसके बारे में आजकल खूब ज्यादा चर्चाएं की जा रही हैं। G20 बनाने के पीछे भी दरअसल सबसे बड़ी वजह फाइनेंशियल क्राइसिस ही था। हुआ ये था कि 1997 के दौर में साउथ एशिया के कुछ खास इलाकों में जैसा कि साउथ कोरिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे देशों में भयंकर फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। ये फाइनेंशियल क्राइसिस इतना ज़्यादा खतरनाक था कि इसका असर इस इलाके के सारे छोटे देशों के साथ साथ चाइना जैसे बड़े देश पर भी पड़ा था। इन सारे देशों की जो करेंसी थी बड़ी तेज़ी के साथ नीचे जा रही थी, बेरोजगारी बढ़ चुकी थी, इवन बहुत सारे देशों में तो हालात इतने बेकाबू हो गए थे कि दंगे वगैरह भी शुरू हो गए थे। एशिया में आने वाले इसी भयंकर क्राइसिस के बाद जो G7 ग्रुप के मेंबर थे उनको ये महसूस हुआ कि भाई अब दुनिया बदल चुकी है और आपस में एक दूसरे से वेल कनेक्टेड है, यानी कि अब ऐसा माहौल बन चुका है कि अगर दुनिया के एक कोने पर भी कुछ अच्छा या बुरा होता है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया को फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाया जाए और साथ ही साथ भयानक इन्फ्लेशन से बचा जाए तो ज़रूरी है कि हम G7 में डेवलप्ड कंट्री के साथ साथ डेवलपिंग कंट्री को भी इंक्लूड करें। मतलब ऐसे देशों को भी शामिल करना शुरू कर दें कि जो भले ही अभी ज़्यादा डेवलप नहीं हैं मगर बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की कर रहे हैं। इस आइडिया पर काम किया गया और आखिरकार 1999 में G7 ग्रुप की जितनी भी कंट्रीज हैं जब उनके फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग चल रही थी तो उसी में G20 नाम के इस ग्रुप को बनाया गया। इस तरह से हमारा ये G20 नाम का ग्रुप वजूद में आया। बात कर लें अब अगर मेंबर्स के बारे में, यानी उन देशों के बारे में जो इस ग्रुप का हिस्सा हैं,
तो वो हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, साउथ कोरिया, रशिया और हाँ, दिलचस्प बात ये है सऊदी अरबिया। इसके अलावा साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन, जो कि दरअसल खुद में भी एक ग्रुप ही है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि 2023 में ये जो इंडिया में समिट हो रहा है, इसमें अब अफ्रीकन यूनियन को भी इसका नया मेंबर बनाया गया है। इसीलिए इस हिसाब से अब ये G21 बन चुका है। 2008 के बाद से ही लगातार G20 की हर साल एक मीटिंग होती है, यानी कि एक समिट होता है, जिस समिट के अंदर इस ग्रुप के जो सारे देश हैं उनके हेड पहुंचते हैं और फिर मेन मुद्दों पर बात करते हैं। हर बार ये होस्टिंग करने वाला देश भी बदलता रहता है, यानी कि इस ग्रुप के जो मेंबर हैं उन्हीं में से ही एक नए देश को ये होस्टिंग मिलती रहती है और फाइनली इस बार ये होस्टिंग इंडिया को मिली है। बात कर लें अब अगर मुद्दों की, तो मेनली फाइनेंशियल इश्यूज पर ही बात की जाती है। जाहिर है इस ग्रुप की तो बुनियाद भी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से ही रखी गई थी, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा है अब फाइनेंशियल इशू के साथ साथ हेल्थ और क्लाइमेट चेंज के बारे में भी खूब बात की जाती है। फिलहाल दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की मेरी इस वीडियो की मदद से आप लोगों को G20 के बारे में बहुत कुछ जानने को मिल चुका होगा। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह के नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो गाइस, ये था उसका स्टोरी, जो पहले G6 से शुरू होते होते G7 होते होते अब जाकर के G21 हो गया है, जो इस बार भारत में है, मतलब उसका प्रोग्राम हुआ है। वो हर साल एक एक देश को उसकी मेजबानी दिया जाता है घूम घूम करके। जितने देश के मेंबर है, 21 देश है, तो 21 देश को एक साल उसको करके घुमाया जाता है। तो इस तरीके से G20 बना था। तो उम्मीद है आप लोगों को नॉलेज अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।